हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है पार्ट 4। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर टाइप का आपको लेवल दिखेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है देयर इज अ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 44 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है और जिसकी साइड दे रखी है हमें कितनी, 44 मीटर। अब उसने बोला अ स्क्वायर फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स सेंटर, मतलब उसी के सेंटर में एक स्क्वायर फ्लावर बेड प्रिपेयर है, यानी यहाँ पे फ्लावर बेड है। ठीक है, लीविंग अ ग्रेवल पाथ ऑल अराउंड, मतलब ये जो पूरा है ये ग्रेवल पाथ है पूरा, जिसको ऑल अराउंड छोड़ रखा है बराबर। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग इस फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड की जो कॉस्ट होगी, एंड ग्रेवलिंग इस पाथ की, दोनों की अलग अलग कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप फ्लावर बेड का एरिया निकालोगे तो उसकी कॉस्ट के हिसाब से 2.75 है, और अगर आप ग्रेवल पाथ का निकालोगे तो वो 1.5 है रिस्पेक्टिवली है। दोनों को मिला के मतलब 1 मीटर स्क्वायर, अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर फ्लावर बेड पता लगेगा तो आपको 1.5 रुपीज देने पड़ेंगे। पाथ के लिए है 1.5 और फ्लावर बेड के लिए 2.75। टोटल मिला के आपने ये जो पूरा बनाया है उसमें आपको कितने रुपए देने पड़ गए, 4904, यानी 4904 रुपए। अब आपसे पूछा है इस ग्रेवल पाथ जो है उसकी विड्थ कितनी होगी, यानी विड्थ क्या होती है, ये ऑल ओवर पूरी मेंशन है बराबर, मान लेती हूँ लेट इट बी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि हमारे जो बाहर एक सेक्शन दे रखा था, स्क्वायर फील्ड दे रखी थी। इस स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालने के लिए आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है आपके पास 44 इंटू 44, ये कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 44, 1936 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किस में था, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर फील्ड थी। अब आप मान लो इस स्क्वायर फील्ड में से आपने अंदर से एक फ्लावर बेड को कट किया, यहाँ से भी एक्स है, यहाँ से भी एक्स है। इसका मतलब अगर इस पूरी लाइन को देखो तो ये पूरी 44 थी, एक्स इधर कट हो गया, एक्स इधर कट हो गया, तो कितना बचा 44 माइनस 2x, यानी ये जो अंदर स्क्वायर बना हुआ है छोटा सा, इसका जो लेंथ हो गई वो हो गई 44 माइनस 2x। स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड है इसका एरिया कितना होगा, इसकी जब लेंथ 44 माइनस 2x है तो साइड इनटू साइड से 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या बोल रखा है, अगर आप फ्लावर बेड को करते हो तो 2.75 देना पड़ेगा, यानी ये अगर 1 मीटर स्क्वायर में, और अगर आप इसको करते हो 1.5 किसका, ग्रेवल पाथ। ग्रेवल पाथ क्या है, ये बाहर का, यानी अगर मैं इस बड़े स्क्वायर में से फ्लावर बेड को माइनस कर दूं तब मुझे क्या पता लगेगा, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, यानी जो पाथ बना हुआ है उसे पता करने के लिए हमें स्क्वायर फील्ड के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा फ्लावर बेड, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना दे रखा है, 1936 माइनस फ्लावर बेड का कितना है, 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करें तो ये क्या होगा, 1936 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 44 का स्क्वायर क्या हो गया, 1936 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसको सॉल्व किया, 1936 माइनस 1936 माइनस 4x स्क्वायर, 44 टू जा 88, 88 टू जा हो गया 176, यानी ये हमारा, इसको ब्रैकेट को साइन, मैंने ब्रैकेट खोला है तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये आपका पूरा सॉल्व हो गया, 1936 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। फाइनली आपके पास में क्या बचेगा यहाँ पर, आई थिंक ये बचेगा प्लस माइनस, सही है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 176x। ठीक है, अब आपसे जो चीज बोली है वो देखते हैं। टोटल कॉस्ट दे रखी है 4904, टोटल कॉस्ट किस किस की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड भी है प्लस कॉस्ट ऑफ ग्रेवल पाथ भी है, दोनों की कॉस्ट है ये। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों की अलग अलग कॉस्ट निकाल लेते हैं। फ्लावर बेड का एरिया कितना था, ये था, जिसको आपने लिखा था 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इनटू फ्लावर बेड के कितने पैसे लग रहे हैं, 2.75, प्लस ग्रेवल पाथ का कितना है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 176x इंटू ग्रेवल पाथ का एरिया कितना है, 1.5।
अब देखने में तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, पहले हम देखते हैं इसको पॉइंट हटा के। ये हो जाएगा ओके 5 से कट कर लो और 5 से कर लेते हैं 11 और ये क्या हो गया 4। तो 11/4 इंटू 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर और प्लस उधर क्या है 176x पहले लिख लेती हूँ माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1.5 को भी हटा लो तो ये क्या हो गया 3/2। अब आप ऐसा मत करना उसको खोल रहे हो स्क्वायर कर रहे हो, ध्यान से देखो यहाँ 44 है यहाँ 2 है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2। अभी मैं इसको एक स्टेप डायरेक्ट कर दूंगी लेकिन आपको समझा रही हूँ। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 22 माइनस एक्स और बाहर क्या है होल स्क्वायर। अगर आप इस 2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा 4 और वो इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 11/4 इंटू 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये 4 कैसे आया, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा 11 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो एक साइड से है। प्लस ऐसे ही सिमिलरली इधर देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4 का। अगर दोनों में से 4 का हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें 2 कट करना है। 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 2 8 जा 16 ये हो गया 2 और यहाँ से एक 2 कॉमन निकाला 3/2 था 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास में 88x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं किया, सिंपली किया। अब इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं। इन दोनों को मिला के टोटल पैसे कितने थे 4904। अब इधर से 11 तो 11 ही लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं a स्क्वायर 22 का स्क्वायर सबको पता है 484 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मतलब 22 इंटू 2 यानी 44 2ab प्लस 88x माइनस 2x स्क्वायर और इधर क्या लिखा हुआ है 4904। अब आपने क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो आपने 11 का इसमें किया 4 12 13 और 1532 ये हो गया 11x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 88x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू में चल रहा है 4904। अब ये भी वो है नंबर है, ये भी नंबर, इससे माइनस कर दो। 11 में से 2 गए, यहाँ पर क्या बच गया 9x स्क्वायर। 88x है और माइनस 44x है तो ये हो गया प्लस का 44x और 5324 है जिसको आपने किस में से माइनस कर देना है 4904 में से। ये हो गया आपका 420। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई है। हम चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, हमने सॉल्व कर ली। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या था कॉन्सेप्ट। एक हमारे पास में एक स्क्वायर फील्ड थी, स्क्वायर फील्ड का एरिया डायमेंशन गिवन थी, उसके अंदर एक फ्लावर बेड था, फ्लावर्स थे, उसके आसपास में ग्रेवल पाथ था। हमें ग्रेवल पाथ की कॉस्ट दे रखी थी और फ्लावर बेड की। फ्लावर बेड के निकालने के लिए डायमेंशन बराबर ली तो 44 माइनस 2x और ग्रेवल पाथ के लिए सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि ग्रेवल पाथ कैसे निकालेंगे जब उस पूरे स्क्वायर बेड में से फ्लावर बेड को माइनस करेंगे। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि ग्रेवल पाथ को हमने कैसे फाइंड किया था। फिर दोनों की कॉस्ट थी, दोनों की कॉस्ट हमने कलेक्टिवली रखी। आप इसको पूरा खोलोगे तो भी हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, नहीं तो आप इसे कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 75% ऑफ द अनशेडेड पोर्शन इज 75% ऑफ द शेडेड पोर्शन, फाइंड x। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, आपके पास एक शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो 75% है। फिर से यहाँ लिख दिया अनशेडेड का है, ये इक्वल टू शेडेड पोर्शन। तो अनशेडेड पोर्शन क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये डायमेंशन अलग है, ये डायमेंशन। अगर आप बाहर वाले रेक्टेंगल को देखो तो उसकी लेंथ कितनी है 80 प्लस एक्स और ब्रेथ कितनी है 50 प्लस एक्स। ये बाहर वाला है मेन बड़ा वाला, और छोटा रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन कितनी है 80 और 50। तो हम क्या देखते हैं, पहले हम अनशेडेड रीजन निकालते हैं। आपको पता है अनशेडेड रीजन कब निकलेगा, जब आप बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करोगे। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 80 प्लस एक्स इंटू 50 प्लस एक्स, ये तो हो गया बड़े एरिया का। माइनस छोटे एरिया का क्या होगा 80 इंटू 50, ये हो गया छोटे का। पूरा आपको ये क्या पता लग चुका है, अनशेडेड रीजन। ठीक है, ये अनशेडेड है, इसका 75% है शेडेड एरिया। ठीक है, तो इक्वल्स टू में 75/100
इंटू शेडेड एरिया कितना है अपना छोटा वाला रेक्टेंगल, यानी 80 इंटू 50। अभी हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें पूरा एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। 80 इंटू 50 कितना हो गया, 8 5 जा 40, 4000, 80x प्लस 50x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4000, 75% मतलब 3/4 इंटू 4000। अब यहाँ 4000 से ये माइनस में 4000 कट हो गया, 80 प्लस 50 हो गया 136x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से ये कट गया 1000, ये हो गया 3000। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 3000 बन गई क्वाड्रेटिक। सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3000 है जिससे 130 बनाना है, या तो 100 प्लस 30 होगा, बट प्लस करेंगे तो माइनस से नहीं आएगा, तो हम इससे ऐसा कर सकते हैं 150 और 20। तो ये बन गया 150x माइनस 20x, क्योंकि 150 इंटू 20 कितना होता है 3000, और प्लस माइनस से ये आ जाएगा 3000 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिए यहाँ से x प्लस 150 माइनस यहाँ से कॉमन क्या लिया 20, 2 1 जा ये भी आ गया 150। तो दो वैल्यूज आई सॉल्व करके, तो एक वैल्यू क्या होगी 20 और दूसरी वैल्यू क्या होगी माइनस 150। माइनस वैसे भी नहीं ले सकते, 150 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो यानी इसकी विड्थ कितनी होगी 20, यानी इसका आंसर था विड्थ जो थी वो थी 20। ठीक है, आगे हम इसको मीटर में, क्योंकि मीटर में है तो हम मीटर ही लिखेंगे। अब यहाँ क्या बोल रखा है, ये आ गया डेज कॉन्सेप्ट। तो हम डेज कॉन्सेप्ट को समझें उससे पहले हमें देखना है कि ये होता क्या है। ए टेक्स 9 days मोर देन बी, तो हम पहले डेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डेज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक काम को ए करने में 10 दिन लेता है, 10 days। हम नॉर्मली ऐसे करते थे छोटी क्लास में, और उसी काम को बी करने में 15 days लेता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे, हम हमेशा क्या करते थे, इसका रेसिप्रोकल सिखा दिया जाता था कि ए का वर्क निकालो 1/10, बी का निकालो। वो एक्चुअल में होता क्या था, आप कॉन्सेप्ट समझना। हमेशा टोटल वर्क हमेशा 1 माना जाता है, यानी ए जो है वो टोटल वर्क, यानी जिसको मैंने 1 लिखा है, वो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो ए एक दिन में 1 डे में कितना काम करेगा यूनिटरी मेथड से, इसका 1/10 काम। तो ये जो आप 1/10 करते हो ना, ये एक दिन का काम आता है ए का। सिमिलरली बी जो है वो 1 डे में, एक दिन में कितना वर्क करता है, मान लो फॉर एग्जांपल 15 days में वो पूरा काम कर देता है टोटल काम। तो एक दिन में वो कितना, मान लो पूरे 15 दिन में वो पूरे पेजेस लिख देता है, कॉपी के लिखने हैं, तो एक दिन में वो कितने पेजेस लिखता होगा, तो 1 डे में कितना निकलेगा यूनिटरी मेथड से, ये 15 डिवाइड में चला गया 1/। इस तरीके से जो आप 1/10, 1/15 जो भी लिखते हो, ये आप हमेशा उसका एक दिन का काम निकालते हो। अब अगर उन दोनों को मिला के 4 दिन काम करना है, तो आप पहले उन दोनों का मिला के एक दिन का ही काम निकालोगे। जैसे ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम, 1 डे वर्क, वो क्या हो जाएगा 1/10 और 1/15। ये एक दिन का काम है इन दोनों का। अगर आपको 4 दिन का निकालना है तो पहले आप इसे सॉल्व करोगे, यानी इसका एलसीएम ले लोगे, 30 ले लो, 5/30 ये हो गया 1/6। तो ये इनका एक दिन का काम आया। अगर 4 दिन का होता तो इंटू 4 कर देते तो 4 दिन का काम आ जाता। ये हमारा एक एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है वो देखते हैं। अब हम इसी को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए टेक्स 9 days मोर देन बी टू डू अ पीस ऑफ वर्क। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर ए जो है और बी है, इसने बोला है ए जो है वो 9 days ज्यादा लेता है बी से, तो अगर बी x डेज में काम कंप्लीट कर देता है तो ए x प्लस 9 days में उस पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। अब उसने कहा टुगेदर दे डू अ वर्क इन 6 days। तो ए का 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क कितना होगा 1/x प्लस 9, और बी का 1 डे वर्क कितना होगा 1/x। दोनों मिलके 6 दिन में काम खत्म करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा 6, उसका रेसिप्रोकल 1/6, यानी 1/x प्लस 9 प्लस 1/x इक्वल टू टोटल 6 दिन, यानी एक दिन का काम उनका 1/6 होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम इधर आ गया x, ये हो गया 2x प्लस 9 इंटू में 6 चला गया इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9x, बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ पर क्या आएगा 12x और 9 6 54, तो 12x प्लस 54 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9x। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये क्या आएगा आपका x स्क्वायर, 12x उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 12 और माइनस 3x प्लस 54।
अब यहाँ से है हमें 54 है और उससे 3 बनाना है। ओके, तो करके देख लेते हैं फैक्टर्स। 3 3 3 9, 9 2 18, 18 नहीं होगा, 3 2 6 और 3 3 9, 9 और 6 हो गया, 9 6 54, तो ये हो गया 9x प्लस 6x प्लस 54। x कॉमन ले लिया, कोई साइन गड़बड़ आई? अच्छा, प्लस का 54 नहीं है, ये माइनस का है, माइनस 54 कॉमन लिया, x माइनस 9 प्लस 6 कॉमन लिया तो x माइनस 9। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 वैल्यू सॉल्व की हमने, तो एक आ गई 9 और एक आ गई -6। -6 में तो डेज हो नहीं सकते, तो 9 ही होगा। अब ये x किसको माना था? b, क्योंकि b x डेज में कर रहा था, पर आपसे पूछा किसका है? a का, तो a कितना हो जाएगा? 9 और 9, a करेगा टोटल काम 80 डेज में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी कितने भी दिन बोले हो, हम हमेशा एक दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम निकाला, बी का एक दिन का, दोनों कलेक्टिवली 6 डेज में करते थे, तो एक दिन का काम उनका 1/6 होगा। हमने सॉल्व किया और हम ये ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा ए का है तो हम एक्स पे छोड़ेंगे नहीं, हम ए को फाइंड करेंगे, जो कि है 9 + 9, 18 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? इफ -5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट मतलब आपको पता ही है, वही उसका सॉल्यूशन होता है, यानी x की वैल्यू एक -5 है इस इक्वेशन के लिए। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आगे जाके है इस इक्वल रूट्स, आपको उस वाली इक्वेशन का k बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पहली इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x² + px - 15। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल्स टू 0। इसमें हमें रूट दे रखा है, यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है? -5। रूट का मतलब भी क्या होता है? x की वैल्यू। जिस भी इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक, जैसे y हो तो y की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, -5 का स्क्वायर प्लस p -5 -15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 25 2 जा 50 -5p -15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया आपका 35 इक्वल्स टू 5p और p की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब आपसे बोला है जो नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? p x² + x + k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। आपने पूरा वो सेशन देखा हुआ है इक्वल रूट्स का, अगर नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इक्वल रूट्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब यहाँ पर p की वैल्यू है, हमने 7 पुट करी, x² + x + k इक्वल्स टू 0, 7x² मल्टीप्लाई किया 7x + k इक्वल्स टू 0, बन गई एक क्वाड्रेटिक। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अब आप इसको चाहो तो ये भी लिख दो, b² = 4ac। अब b क्या होगा? जो कि x के साथ होता है। x के साथ क्या है? 7। अगर कंपेयर करें तो a जो है वो तो x² के साथ होता है, वो भी 7 है। b क्या होता है? जो x के साथ होता है कोफिशिएंट, वो है भी 7 है। और c क्या होता है? k। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 4 × 7 × k, तो 49/28 इक्वल्स टू k। कट कर दो, 7 7 29, 7 4, तो 7/4 जो है वो k की वैल्यू हो गई फर्स्ट पार्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? सम स्टूडेंट्स प्लान फॉर अ पिकनिक। कुछ लोगों ने पिकनिक का प्लान किया स्टूडेंट ने। द बजट फॉर द फूड वॉज 480 एज 8 ऑफ देम, उसमें से 8 ऑफ देम फेल टू ज्वाइन द पार्टी, उसमें से 8 लोगों ने पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया। द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 10। ओके, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लोग फ्रेंड्स थे, आपने पिकनिक का सोचा, तो ऑब्वियस सी बात है आप सब अपना कॉन्ट्री करेंगे। अगर उसमें से जो कुछ लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम पार्टी पिकनिक में नहीं जा रहे हैं, तो अब आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो तो 480 रुपीज ही है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई एक बैंक्वेट बुक किया या कुछ भी किया, वहां का आपका एक फिक्स है कि 480 रुपीज ही देने हैं, तो अगर कम लोग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पर पर्सन का बजट बढ़ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। मान लेते हैं जो कुछ सम स्टूडेंट्स थे वो लेट इट बी एक्स स्टूडेंट्स थे। मान लो 10 स्टूडेंट होते हैं, अगर मान लो, तो हर एक इंसान को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 480 से 480 डिवाइड बाय 10, हर इंसान को 48 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर एक्स स्टूडेंट जा रहे हैं तो ईच स्टूडेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो हम कैसे पता कराएंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे पता लगेगा हमें? जो टोटल हमारे पास पैसे हैं, चाहे 1500 हो चाहे 480 हो, कोई भी पैसे हैं, अपॉन जितने स्टूडेंट है, इससे हमें पता लग गया हर एक इंसान को कितने रुपए देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट होते तो 48 रुपीज देने पड़ते डिवाइड बाय 10। पर अब इसमें क्या बोला? 8 ऑफ देम फेल्ड। अब नाउ
अब स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, पहले अलग थे पर नाउ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, जितने थे उसमें से 8 कम कर दिए क्योंकि 8 लोगों ने कहा है हम नहीं जाएंगे। टू ज्वाइन द पार्टी द कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर, अब ईच मेंबर के लिए नाउ जो ईच स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 480, वही सेम पैसे टोटल अमाउंट अपॉन जितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये हमारा पहले था और ये बाद में, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है बच्चे कम हुए गए, स्टूडेंट कम हो गए तो पैसे बढ़ेंगे। तो अब आप खुद सोचो कि ये पैसे ज्यादा होंगे या ये पैसे, जब यहाँ स्टूडेंट कम है तो अमाउंट ज्यादा होगा, यानी ये अमाउंट पहले वाले अमाउंट से कितना ज्यादा हो चुका है हर एक बच्चे के लिए 10 रुपीज, हर एक ईच मेंबर है, ईच मेंबर के लिए 10 से बड़ा है, तो ये ईच का ही निकाला था हमने। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, एलसीएम में से पहले हम 480 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x - 8 - 1/x = 10, 480 है, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये आएगा x - 8, एलसीएम पता ही है डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ x और इसका इससे हो गया x - 8 = 10। ब्रैकेट खोलेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 और +8 हो जाएगा, तो 480 × 8 इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो 10x x - 8। इस 10 को चाहो तो यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ, 10 से 10 कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, ये हो गया 384 इक्वल्स टू x² - 8x। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं तो उसे वहीं रखते हैं, x² - 8x - 384 इक्वल्स टू 0। आपको बस इसको सॉल्व करना है, स्प्लिट करना है, तो हम 384 से 8 बना लेते हैं, ये हो गया ठीक है। इनसे हमें 8 बनाना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 16 से 8 बन जाएगा, यानी 24x + 16x - 384 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x - 24 + 16 कॉमन x - 24, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो थे 24। इनिशियली 24 थे, जिसमें से 8 ने मना कर दिया तो 16 स्टूडेंट्स बाद में बचे। हमसे पहले ही पूछे थे फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक, गए कितने हैं। अगर आप 24 तो थे लेकिन उसमें से 8 नहीं गए, यानी 60 स्टूडेंट्स गए हैं। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली एलसीएम लेके सॉल्व करने लग गए तो आपका कभी आंसर नहीं आने वाला। तो आप बेस्ट अप्रोच क्या करें, यहाँ क्या लिखा है a/ax - 1, इसके पास b को ले आए। सिमिलरली जो दूसरी टर्म लिखी हुई है उसके पास a को ले आओ, उल्टा। अब देखना उससे होगा क्या, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा ax - 1, a का तो a हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। सिमिलरली ये पूरा 1 है, ठीक है। अब ऐसे इसका ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा bx - 1, b का 1 से मल्टीप्लाई b और a के पास ये चला गया तो ये हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या होगा, जब आप दोनों को इधर ले आए हो तो 0, ठीक है। एलसीएम लिया, ये क्या होगा a - abx और माइनस माइनस प्लस b अपॉन ax - 1, ये हो गया a, प्लस इधर से ले लेते हैं b माइनस abx प्लस a अपॉन bx - 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, a प्लस बी माइनस abx, a प्लस बी माइनस abx दोनों सेम है। आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, a प्लस बी माइनस abx हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 अपॉन ax - 1, क्योंकि पूरा ले लिया तो 1 बचा और नीचे का ये ऐसे इधर से 1 अपॉन bx - 1 इक्वल्स टू 0। अगर आपको पता है ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये 0 जब देंगे जब ये भी 0 हो, आइदर या फिर ये हो, दोनों में से कोई एक। तो अगर ये 0 होता है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस abx इक्वल्स टू 0। अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू abx होगा और x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन ab। एक वैल्यू तो आ गई। अब अगर ये ब्रैकेट भी 0 होता है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ax - 1, दूसरा bx - 1, इसका इससे मल्टीप्लाई bx - 1 और उसका उससे हो जाएगा ax - 1। ये भी क्या होगा, एक तो वो था और एक दूसरा पार्ट था। इन दोनों में से क्या हो जाएगा bx प्लस ax - 2 इक्वल्स टू, ये तो 0 में चला गया, पूरा 0 हो गया। 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा bx प्लस ax
इक्वल्स टू 2, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, b प्लस ए इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/b प्लस ए। तो एक आंसर तो आपका ये हुआ जिसमें आपको a प्लस बी अपॉन ए भी मिला, और दूसरा आंसर ये हो गया 2/b प्लस ए। तो आपने इसको बहुत इजीली 4 से 5 लाइनों में से खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जनरली बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन ये अगर आप चाहो तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हो। आपको ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है वो बहुत लेंदी अप्रोच हो जाती है, जरा सी गलती की वजह से पूरा गलत। यहाँ पर आपको नॉर्मली क्वाड्रेटिक होती है तो आपको पता है कि आप सी से ए को मल्टीप्लाई करते हो जिससे बी बनाना होता है। जैसे 6√3 है, अगर मैं उसमें √3 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 जा √3 इंटू √3 क्या होगा 3, क्योंकि दोनों रूट है, और 3 इंटू 6 18 आएगा। आपको 18 से ऐसे बनाना है कि 11 आए। आप बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप 18 के अगर फैक्टर लोगे तो 2 9 जा 3 3, आपने यहाँ से सॉल्व किया तो 9 प्लस 2 आपको 11 मिल गया। तो ये तो बहुत इजीली आपने लिख लोगे आप इसे कि 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल्स टू 0। बस प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसे कॉमन कैसे लें। तो आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 9 है, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे हम 9 को √3 बना सकें? तो आप देखो, अगर आप इसे ऐसे लिख दो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 भी तो 9 ही होता है। अगर आप इसे ऐसे लिखो, अभी आप एज्यूम करना आपको अपने आप आ जाएगा। अब आपको 3 दिख रहा है, आपको तो 3 चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए √3। तो आपको पता है ये 3 भी किससे बना होगा, √3 इंटू √3 से, और दूसरा भी किससे बना होगा, आपको तो एक ही √3 चाहिए, तो आपको दूसरे √3 से कोई मतलब नहीं है, आप सीधे उसे 3 लिख लो। एक √3 को मैंने स्प्लिट कर दिया √3 और √3 में, और दूसरे 3 को एज इट इज लिख दिया, कुछ नहीं किया। प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल्स टू 0। बस एक अप्रोच है, ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। अब यहाँ से आपने √3 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, एक √3 तो कॉमन ले चुके हैं, बचेगा क्या 3√3, और यहाँ पे अब उधर से देखते हैं, उन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 3 या 6 3√3। क्वाड्रेटिक में यही तो होता है, दोनों ब्रैकेट सेम, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 3√3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इधर से सॉल्व किया, x की वैल्यू आएगी -3√3, और उधर से आएगी -2/√3। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक में नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर लिया, यहाँ पर हो गया √3/√3, ये हो गया फाइनल आंसर। एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक बिना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप आराम से कोई भी इस टाइप के रूट वाली क्वाड्रेटिक आए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सारे मिक्स क्वेश्चंस थे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।